आप सभी का स्वागत है। और आज की जो प्रेस है हमारी विशेष रूप से, अच्छा हाँ ठीक 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 ठीक, 15 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी यमुनानगर में हरियाणा प्रगति रैली करने जा रहे हैं। और ये रैली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और जो विकास की घोषणाएं हैं वो मुख्य रूप से इसी रैली में की जाती हैं। पिछली बार इस प्रकार की रैली का आयोजन जो था वो शुरुआत में ही किया गया था, लेकिन अब की बार कोरोना की वजह से ये कुछ देरी से की जा रही है। और पिछली बार जो घोषणाएं हुई थी लगभग वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अगर मैं एक विधानसभा की बात कहूं केवल जगाधरी की, तो 1082,85,60,60,000 रुपए के काम उसमें घोषित किए गए थे जो पूरे हो चुके हैं। अगर आप सारे का अनुमान लगाएं तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किए थे और वो सारे के सारे लगभग पूरे हो चुके हैं। अगर हम कॉलेज की दृष्टि से देखें तो हमारे यहाँ एक कॉलेज था, उस कॉलेज की भी जितनी बिल्डिंग थी उससे ज्यादा बनाई गई और उसके अलावा 3 सरकारी कॉलेज और बने। अगर ऐसे ही आईटीआई को देखें तो वो भी 4 गुना ज्यादा बड़ी है। अगर हम हॉस्पिटल को भी देखें तो अगर बेड के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 6 गुना से भी ज्यादा बेड की व्यवस्था है। जैसे यमुनानगर जो पहले 100 बेड का था वो अब 200 बेड का बन के तैयार है। लगभग आने वाले 1 या 2 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं छछरौली की बात करूं जो 6 का था वो 15 का है, ऐसे ही मैं खिजराबाद की बात करूं जो 6 का था वो 15 का है। तो सारी जगह इस प्रकार से जो विकास के काम थे वो पिछले जो घोषणा हुई थी वो सारे के सारे हमारे हो चुके हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को वहां पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर से बहुत सी ऐसी घोषणाएं जो डेवलपमेंट की अभी कुछ कमियां थी उनको पूरा करने का वो विश्वास दिला के आएंगे और निश्चित तौर से वो अपने टाइम पे पूरी भी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जनता में भारी उत्साह है। अभी आप हमारे कार्यक्रम देख भी रहे होंगे क्योंकि आजकल तो कोई चीज़ छुपी ही नहीं है, वो सारा कुछ फेसबुक पे भी दिख जाता है। तो जनता में बड़ा भारी उत्साह है और मैं समझता हूं कि ये आज तक की शायद यमुनानगर के इतिहास की सबसे बड़ी जनसभा होगी जिसमें मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। और मैं ऐसी आशा कर रहा कि उसी प्रकार की घोषणाएं जैसे पहले थी उसी प्रकार से इस बार होंगी और विकास के काम की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ और हाँ कह लो, इस पर कह लो। घनश्याम दास जी कुछ कहना था। माननीय मंत्री जी ने विस्तार से यमुनानगर जिले में जो विकास कार्य हुए हैं उसकी जानकारी दी। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते यमुनानगर में 200 बिस्तर का नया अस्पताल बना है जो 30 जून तक पूरा हो जाएगा। उस पर 105 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसी तरह यमुनानगर विधानसभा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है जो अपने आप में यमुनानगर विधानसभा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यमुनानगर में ही चांदपुर का बिजली घर है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। खजूरी रोड पर शादीपुर के पास पुरानी नहर कॉलोनी में 66 केवीए का नए बिजली घर की स्थापना की घोषणा हो चुकी है। उस पर भी इसी वित्त वर्ष में काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आपको जानकारी दी, उसमें मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी पहली बार यमुनानगर आए थे तो उस समय एक खजूरी रोड है जिसके ऊपर बहुत बड़ा हब है बोर्ड प्लाई इंडस्ट्री का। वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय रहती थी, पानी भरा रहता था, ट्रैक्टर ट्रालियाँ उल्टी पलटी रहती थी। उस सड़क को आरसीसी की बनाने का काम और उस पर सारा ड्रेनेज सिस्टम और आईपीएस बनाकर उस सारे गंदे पानी को एसटीपी में ले जाने का काम की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसको भी धरातल पर उतारा गया है। ठीक इसी प्रकार यमुनानगर के बीचों बीच
वेस्टर्न यमुना कैनाल निकलती है, बाडी मायरा ताजापुर और एक बहुत बड़ा क्षेत्र और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए एक पुल था जो वन वे ट्रैफिक था। 12 करोड़ की लागत से उस पर नए पुल का निर्माण करके उसको 4 मार्गीय बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार यमुनानगर जिले में हर पार्क में जिम और झूले लगाने का काम किया गया है। पिछले 2 वर्षों में यमुनानगर नगर निगम के क्षेत्र में 39 नए ट्यूबवेल लगवाकर 12.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डालकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पीने का पानी सुलभ हो, ऐसी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कंवरपाल जी का सहयोग लेते हुए की है। और ये इसी प्रकार के विकास कार्य जो हैं वो रदौर और सडौरा में भी हुए हैं। और एक बहुत बड़ा पुल है जो लगभग 100 करोड़ के करीब उस पर खर्च हो रहा, जो रदौर में बनाया जा रहा नगली घाट पे। तो बड़ा महत्वपूर्ण पुल तो काफी बने, लेकिन ये काफी बड़ा पुल है क्योंकि यमुना के ऊपर बहुत ही कम पुल है। अगर यहाँ से दिल्ली तक आप देखो तो मेरे ख्याल से 3 या 4 ही पुल होंगे। तो वो बनाने का भी काम किया और दोनों विधानसभाओं में इसी प्रकार से विकास के कार्य और भी किए गए। सर एक सवाल है, सर कितनी बड़ी रैली होगी, कितनी संख्या होगी, और इसके अलावा कितने करोड़ की योजनाओं का एस्टिमेट बता सके, कुछ चीजें आप उस दिन रैली वाले दिन बताएंगे? देखिए, हमने जो जरूरत है उसके हिसाब से सारा कुछ हमने उसकी तैयारी करके माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में भेज दी है। उनकी फिजिबिलिटी चेक की जा रही है और निश्चित तौर से हमें पूरी उम्मीद है कि 15 तारीख को जिस प्रकार से पहली घोषणाएं हैं उसी प्रकार की घोषणाएं इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और मैं समझता हूं कि लगभग क्योंकि चुनाव के दौरान हमने एक बात कही थी कि हम 3 साल में आपके पास कोई बताने के लिए काम नहीं बचेगा, जो जरूरी काम है सारे हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा लेट है गए, तो अब हमने लोगों से भी, अपने जो मतदाता हैं समर्थक हैं उनसे भी कहा है कि भी 2 साल तो लेट है गए हम, लेकिन चुनाव आने तक कोई काम ऐसा नहीं होगा जो बकाया रहेगा। लगभग जरूरत के काम सारे के सारे पूरे कर देंगे। इस रैली में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आएगा? नहीं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। देखिए, वीर सावरकर के बारे में अभी पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं, वीर सावरकर के बारे में पहले भी पढ़ाया जा रहा था। और मैं पूरा उसके पक्ष में हूं कि वीर सावरकर जी ने जो बलिदान देश के लिए दिया, जो संघर्ष देश के लिए किया, वो अपने आप में बेमिसाल है। उनकी एक फिलॉसफी है, उन्होंने अपने तरीके से काम किया। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई अगर जो फिलॉसफी गांधी जी की है वही रहनी चाहिए, तो वो उनकी सोच हो सकती है। जो देश की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे उनकी अलग अलग थी। अगर क्रांतिकारियों की हम लें तो क्रांतिकारियों की अलग सोच थी, महात्मा गांधी जी की अलग सोच थी, वीर सावरकर जी की अलग सोच थी, लेकिन सभी महापुरुष देश की आजादी के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसका मतलब कोई ये नहीं है कि कोई महापुरुष कम हो गया, सब उतने ही बड़े महापुरुष हैं, देश के लिए काम कर रहे थे। देखिए ये जो बात है, इतिहास जो है ना जी, इतिहास को आप शुगर कोटेड नहीं बना सकते कि आप मीठी मीठी बातें लिखेंगे, अगर कोई कड़वी है तो वो भी बात कही जा। जहां कांग्रेस को बहुत से श्रेय मिल रहे तो वहां कुछ गलतियां भी हुई हैं, उन गलतियों का भी जिक्र किया ही जाएगा। वहीं अगर हम 562 रियासतों का जिक्र कर रहे हैं कि जिस कुशलता के साथ सरदार पटेल ने उनका विलय किया वो अपने आप में बेमिसाल है, तो वो भी कांग्रेस के ही नेता थे, इसी देश के उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर देश का विभाजन स्वीकार किया गया तो वो भी एक बड़ी गलती थी, तो उसमें भी जिक्र निश्चित तौर से होगा। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, एक रतन आर.के. नेहरू थे, और जो मेरे ख्याल से 1955 से 1958 तक चाइना में हमारे राजदूत रहे, उनकी पत्नी है राजन नेहरू। उसने एक पुस्तक लिखी, मैंने वो पढ़ी, और उसने कहा कि जब अपने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी चाइना में गए तो उन्होंने का खाना रखा, और वहां पे उनको जो उस टाइम माओ थे उनको बुलाया, जो वहां के चेयरमैन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत सी बातें बताई
कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति कितनी महान है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे, वो सिगरेट ही पीते रहे, जो उसकी किताब में लिखा। और लास्ट में उसने एक बात कही कि जब आपका कल्चर, आपकी संस्कृति इतनी महान थी तो आपने देश का विभाजन कैसे स्वीकार कर लिया। और उसने कहा, माओ ने, अगर आपकी जगह में होता तो मैं कभी भी इस विभाजन को स्वीकार नहीं करता। ये राजन नेहरू लिख रही, रतन नेहरू की पत्नी है, नेहरू जी के खानदान से ही है, तो वो लिख रही है। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो महाभारत में जब युद्ध समाप्त हो जा, युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर भीष्म पितामह जी के पास जा और उससे कहें कि हमें कोई ज्ञान दो, क्योंकि अब राज हमने चलाना। तो भीष्म पितामह भी एक ही बात कहें, बात तो और भी कहें, तो ये बात उसको कहें कि कभी भी देश के विभाजन को स्वीकार ना करना, परिस्थितियां कुछ भी हों। अगर परिस्थितियां ऐसी लगती है कि हाथ से निकलने लग रही, तो फिर कुरुक्षेत्र में आ जियो। कुरुक्षेत्र का मतलब है चाहे भले ही युद्ध ही करना पड़ जा, लेकिन विभाजन स्वीकार किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। तो अगर विभाजन स्वीकार किया तो उसकी जिम्मेदारी उस टाइम के जो शासक है उनकी है, तो वो जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते। वही बात इतिहास में लिखी गई, वो सच्चाई है। इतिहास जो है वो घटी घटनाएं हैं, ना कि हमारी मर्जी से कोई लिखा जाएगा। क्या जी? हाँ जी, वहाँ दिक्कतें थी सर, तो उसमें जो भी घोषणाएं करेंगे किस तरह का काम हुआ सर? उसके बाद जो आपने मुद्दा उठाया था विधानसभा में कि कुछ पैसा लगाया जाए, कुछ इंस्टीट्यूट खड़ा किया जाए यहाँ। नहीं, हमने इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से जो उन्होंने हमसे कामों की सूची मांगी है, हमने उनसे निवेदन किया है कि यमुनानगर जिले में एक FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या कृषि वानिकी विश्वविद्यालय, एग्रो फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी दी जाए, क्योंकि बोर्ड प्लाई उद्योग का हब होने के कारण यदि वहाँ लकड़ी की नई नई प्रजातियों की खोज की जाएगी तो वो उद्योग के लिए बहुत सहायक होगी। और इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन विभाग से और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से जानकारियां मांगी हैं और उन जानकारियों के आधार पर इस पर वो कोई निर्णय लेंगे। सर, अभी करनाल में कुछ बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे टीचर्स नहीं है। स्थिति क्या आपके सामने आई? क्या पता किया बच्चों को टीचर मिल पाए, नहीं मिल पाए, या प्रदर्शन के पीछे किसी और का हाथ लगता है? उस स्कूल में तो टीचर मिला है, और अभी हमने जो निर्णय लिया कि हम रेजिस्ट्रेशन की जो पावर है वो हम DWO और DO दोनों को देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जहाँ टीचर ज़्यादा हैं और दूसरी जगह अगर कहीं कम है तो निश्चित तौर से वो उसकी पूर्ति कर देंगे। ये मैं मानता हूँ कि टीचरों की हमारे पास कमी है, लेकिन उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। मंत्री जी, ये जो बुक्स जो आप लोग देते हैं, शिक्षा विभाग देता है, वो ज्यादातर स्कूलों में क्या पहुंच गई है? टैबलेट कितने बांट दिए गए? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि गर्मियों की छुट्टियों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस आपने करी है वो किस तरह से रही, क्या उसका खाता है? देखिए, पुस्तकें जो पहली से तीसरी क्लास की हैं वो हमारी सारी पुस्तकें पहुंच गई हैं, और चौथी से 8वीं तक की जो पुस्तकें हैं उसके लिए हमने मीटिंग बुला ली। जो भी पुस्तक छापने वाले लोग हैं उनके साथ मीटिंग कर ली, और जुलाई तक हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारा का सारा हम कार्य पूरा कर लेंगे। और जैसे ही पुस्तकें छपती रहेंगी उसी प्रकार से वो उनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। टैबलेट सर, टैबलेट कितने टैबलेट बांट दिए? टैबलेट एग्जैक्ट जो हैं वो 3 लाख से ज़्यादा हैं, कुछ एग्जैक्ट 3,07,000 टैबलेट जो है हमने बांट दिए। और इस मास के अंत तक लगभग हम जितने भी हैं 5 लाख हैं, वो 5 लाख के 5 लाख, अगर उनकी संख्या और बढ़ती है तो वो भी हम खरीद के दोबारा उनको दे देंगे। 3,07,7 307। मंत्री जी, ये जो छुट्टियां करी है उसमें सबकी क्लासेस ऑनलाइन लगेगी या सिर्फ 10वीं से 12वीं तक? नहीं, केवल 10वीं से 12वीं ही ऑनलाइन लगेगी। उसमें दोनों लाभ रहेंगे कि जैसे अभी नए नए टैब भी मिले, बच्चों को भी उसका काफ़ी उत्साह है, सीखने का भी मन है बच्चों का भी, और उस उत्साह का लाभ भी उठाया जाए। बच्चों को भी खूब मन है और थोड़ा एक नया अनुभव है, तो नया अनुभव जो है इसमें हम उसमें काफ़ी ट्रेंड, बच्चे भी ट्रेंड होंगे और जो हमारे टीचर हैं उनको भी अच्छा उसमें। यूपी सरकार ने मदरसों में नेशनल एंथम जरूरी कर दिया है। क्या ऐसा हरियाणा
विचार कर लेंगे? नहीं, इस पे कोई नेशनल एंथम पे मेरा ख्याल का कुछ ऐसा है नहीं। अगर वहाँ कुछ प्रकार की समस्या रही होगी तो मेरा ख्याल का यहाँ कोई इतनी समस्या है नहीं। अगर ऐसी बात होगी तो करने में कोई दिक्कत नहीं। नेशनल एंथम तो हर जगह गाया ही जाना चाहिए, उसमें क्या था, चाहे मदरसा है चाहे स्कूल है, सब जगह गाने में क्या दिक्कत। मंत्री जी, मैं अभी इसके बारे में पता कर लूंगा, अगर कोई ऐसी बात है तो कर देंगे इसको। कोई, मैं नहीं समझता इसमें कोई, किसी को भी कोई एतराज नहीं हो सकता, सब लोग इसके पक्ष में ही है। मैं तो जहाँ तक मेरी जानकारी है तो हमारे यहाँ तो मदरसों में 15 अगस्त मनाया जाता है और सारी जगह कार्यक्रम होते हैं, ऐसी कोई समस्या यहाँ है नहीं। 5 साल प्रोफेसर रामविलास शर्मा और 3 लगभग 2.5 साल आप हो गए, 7.5 साल हो गए। इस 7 साल में स्कूलों में कितने टीचर भर्ती हो पाए? देखिए, अब इसके बारे में मैं पूरी जानकारी तो नहीं आपको दे सकता, मुझे आइडिया नहीं था ये प्रश्न आप पूछेंगे, लेकिन क्योंकि ज्वलंत प्रश्न आज की डेट में बिना टीचर के स्कूलों में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, टीचर ही नहीं। नहीं, अभी हमारे कुछ टीजीटी टीचर हैं, उन पे एक रोक लगी थी, वो जो इंग्लिश इलेक्टिव वगैरह का एक उसमें थी, तो कोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी और वो काफ़ी अच्छी संख्या 3000 से ज़्यादा टीचर हैं, जो कि अभी हम, मुझे लगता है कि जल्दी हम उनको आपने जो प्रोसेस पूरा कर लेंगे और ज्वाइन करा लेंगे। विधानसभा में जवाब दे रखा है अभी बजट सेशन में कि 40,000 के आसपास टीचर्स की कमी है। जो हमारे पास जो स्कूल हैं, 40,000 टीचर्स की कमी का आप महत्व समझते हैं बहुत, क्योंकि आप बहुत और अलग टाइप के मंत्री हैं, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका ठीक रहता है। बिना टीचर्स के हम शिक्षा क्या दे पाएंगे? हम शिक्षा नीति की बात करें 2025 में लागू कर देंगे बिना टीचर्स की। देखिए, जो सैंक्शन पोस्ट है, ये जो कमी उस प्रकार से बताई जाती है, जो सैंक्शन पोस्ट है उसके हिसाब से बताई जाती है, लेकिन जैसे अभी रेसलेशन की हमने बात की तो काफ़ी समस्या का समाधान उसमें होगा, लेकिन हम प्रयासरत हैं। जैसे अभी मैंने आपसे टीजीटी की बात कही तो काफ़ी टीचर, 3000 से ज़्यादा टीचर उसमें भर्ती हो जाएंगे, ये हो जाएगा, उनको ज्वाइन करा लेंगे। और भी कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको ज्वाइन कराने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि टीचर फिर भी हमारे पास कम है। हम प्रयासरत हैं, जल्दी हमें जैसे ही मंजूरी मिलेगी तो हम जल्दी टीचरों की भर्ती कर लेंगे। मंजूरी मिली नहीं, देखिए, वो तो एफडी से भी मंजूरी मिलती है, वहाँ से भी एक बात होती है। आपको मैं बताऊं आपको, क्योंकि मैं भी इसमें विषय में बहुत सालों से कवर कर रहा हूँ। आपको किसी से परमिशन, आपकी सैंक्शन पोस्ट पे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। क्या आपकी पोस्टें रद्द हो गई? एफडी से जरूरत है? एफडी से जरूरत नहीं है। आपका भर्ती का प्रक्रिया जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से होनी है वो हो ही नहीं रही। नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अपने टाइमिंग बता दीजिए। प्रोफेसर रामविलास शर्मा का छोड़ दें, जिस समय से आप शिक्षा मंत्री बने, कितने टीचर भर्ती हुए? नहीं, एग्जैक्ट मैं आपको नहीं भी बता सकता कि कितने भर्ती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं फिर वो डाटा लेके और आपको कितने बताता। टीचर्स की कमी है? चलो ये बता। नहीं, कमी है। मैंने इस बात को विधानसभा में भी स्वीकार किया था कि लगभग 34,000 के करीब जो थे टीचरों की कमी हमारे पास थी, लेकिन उसमें हम कुछ भर्ती जो है, ये जो कोर्ट ने रोक रखी थी, जैसे ही वो होगी कुछ की पूर्ति कर लेंगे, लेकिन जल्दी हम टीचरों की कमी को पूरा कर लेंगे। इसमें आप हमें कोई समयबद्ध कर सकते हैं कि 1 साल में इतने टीचर्स भर्ती हो जाएंगे, 2 साल में हो जाएंगे, 3 साल में हो जाएंगे? जैसे भर्ती शिक्षक बोर्ड एक अलग से बनाया गया था, वो केवल इसलिए बनाया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने वहाँ भी विश्वास दिलाया था दोबारा बनाया जाएगा कि इस 1 साल के अंदर अंदर हम लगभग टीचरों की जो कमी है वो पूरी कर लेंगे। 1 साल के अंदर अंदर हम टीचरों की जो कमी है वो पूरी कर देंगे। कमी का मतलब हम भर्ती कर लेंगे? हाँ, भर्ती करेंगे। 1 साल में टीचर्स भर्ती? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 34,000 लिखे हैं या 30,000? 34, अब देखिए जो आंकड़ा है वो 34 का है, 34,000 जो कमी है वो 34 की है। तो आज हम ये खबर ली है 34,000 टीचर 1 साल में भर्ती कर लेंगे? हाँ, नहीं, वो टीचरों की कमी पूरी कर लेंगे। इनसे होगी ना पूरे पकड़ के थोड़ी। देखिए, रेसलेशन करने से शायद कुछ उसमें अंतर आ जाए आंकड़े में। जो अभी आंकड़ा है वो 34,000 का है। रैशनलाइजेशन में कुछ रेसलेशन में कुछ थोड़ा फर्क पड़ सकता है। 5,000 का पड़ जाएगा। हाँ, बस ठीक है। 5 काट देते 29,000 लिख देते। टीचर भर्ती नहीं हो। ठीक है, आपकी बात कर देंगे। सर, एक विधायक हैं बलराज कुंडू, वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को सरकार कर्ज देकर के नीलामी के कगार पर लेके जा रही है और सरकार का मकसद है कि विश्वविद्यालय कर्जे में आ जाए और एक दिन को नीलाम करना। स्थिति क्या है? नहीं, देखिए, सरकार की सोच है कि जो विश्वविद्यालय है वो स्वायत्त संस्था है और वो आर्थिक रूप से भी स्वायत्त बननी चाहिए। दुनिया में जो विश्वविद्यालय हैं वो जो उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कहीं अच्छे स्थान पर पहुँच गए, कुछ वो लोग मदद करते हैं, कुछ समाज मदद करता है, कुछ वहाँ से वो सोर्स अपने एकत्रित करते हैं, उससे ही विश्वविद्यालय चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय के लिए अच्छा है। अगर आप उसको पंगु बनाओगे, आप ही की उसकी अगर वो निर्भर रहेगा
तो निश्चित तौर से उसमें हस्तक्षेप भी रहेगा। अगर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, स्वायत्तता की तरफ बढ़ता है, और वो अपने साधन उसमें ही पैदा करता है, तो मैं समझता हूँ उसको भी काफ़ी स्वतंत्रता उसमें मिलेगी। इसमें कोई बंद करना नहीं है, बल्कि मजबूत करना है कि धीरे धीरे मजबूत होगा। नहीं, अभी ग्रांट दे रहे हैं, लेकिन नहीं, ग्रांट हमने कोई बंद नहीं करी, हम दे रहे हैं अब भी ग्रांट, लेकिन हम साथ साथ इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि वो, ताकि वो उस प्रकार का प्रयास करना शुरू करें। ये भर्तियों में भी देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पहले तो आपने चिट्ठी जारी कर दी थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू करेंगे भर्ती। नहीं, एचपीएससी की भर्ती होने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें। तो स्वायत्तता आप जब दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को, नहीं, इससे स्वायत्तता पर क्या फर्क पड़ता है? जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उनकी छूट है कि वो उसको करें। मैं नहीं समझता कि अगर एचपीएससी में अगर प्रोफेसर की भर्ती होती है तो उससे कोई स्वायत्तता में कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी। जो उनके आंतरिक निर्णय है वो स्वयं लेते हैं, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रखती। सर, गर्मियों की छुट्टियां क्या प्रीपोन की जा सकती है, क्योंकि तापमान 47 से 48 डिग्री चला गया, क्या इसी महीने से छुट्टियां देने की तैयारी? देखिए, ये हर बार इस प्रकार का होता है कि भाई 47 से 48, लेकिन ये 47 से 48 काफी लंबे टाइम तक रहता है। 15 दिन में इसमें कोई फर्क खास पड़ता नहीं है कि 15 दिन में सारा तापमान ठीक हो जाए। तो लेकिन हाँ, उसके हिसाब से जैसे छुट्टियां होती हैं उसकी, अब इसका नाम गर्मियों की छुट्टियां हैं, पर गर्मियों की छुट्टियां करोगे फिर तो 3 महीने करनी पड़ेंगी। 3 महीने तो गर्मी रही रहेगी। अब इतना 3 महीने आप कर नहीं सकते। अब ये 47 टेम्परेचर जो है, मैं कहता हूँ 2.5 महीने तो अपना पक्का ही रहेगा। तो वो तो एक छुट्टियां हैं, बीच में करते हैं, ठीक है, जैसे ही वो आएगा। ये 134 से बंद कर दिया था, अब उसकी जगह पर जो नया विकल्प लेके आए थे वो उसकी क्या स्थिति है? देखिए, उसमें हमने एक बात कही थी कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करके बच्चों का एडमिशन कराएंगे, और वो प्रक्रिया शुरू है। अब मेरे पे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है अभी आपको देने के लिए कितनी भर्ती, लेकिन हमने उसके काफ़ी अच्छे जो हैं, जो फीस जो है, जो 300 हम पहले दे रहे थे वो 700 कर दी, और जो पहले 500 दे रहे थे वो हमने 900 कर दी, और जो 700 दे रहे थे वो हमने 1100 कर दी। तो मैं समझता हूँ इतनी फीस पे काफ़ी स्कूल हैं जो एडमिशन करते हैं। जो बहुत ही हाई फाई स्कूल हैं उनको छोड़ के बाकी आम रूटीन में जो बीच के स्कूल हैं वो सब के सब एडमिशन करने के लिए तैयार हैं। इसमें क्या हमने पैमाना लगाया कि जो एडमिशन लेना चाहता है उसको दे देंगे या कोई 25? नहीं, 1,80,000 से जिनकी आमदन कम है वो वो तो ठीक है, उस 1,80,000 से निचले वाले बच्चे जो भी हाँ, उसमें जो टेस्ट लेके जो हैं उसमें एडमिशन कर टेस्ट होगा। हाँ। सर, विधायक साहब, आपके इलाके में एक सबसे बड़ी समस्या थी हैवी ट्रैफिक की, शायद आपको पता, आपको एक बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा उसके प्रति। स्थिति क्या है इस समय? क्या हैवी ट्रैफिक बंद हो चुका है या उस पर लगाम लगाई जा चुकी है? ऐसे काफ़ी जो यातायात की सुविधा उसको सुचारू करने के लिए जिला प्रशासन ने और हमने रोड सेफ्टी की मीटिंग में उस समस्या का समाधान किया है। सबसे पहला समाधान तो माइनिंग जोन से जो हैवी ट्रैफिक आता था, ओवरलोडेड ट्रैफिक कह लीजिए, हैवी ट्रैफिक कह लीजिए, वो हमने जगाधरी तिकोनी के पास से दादूपुर नलवी नहर के ऊपर एक सड़क का निर्माण किया है जो सीधा पंचकुला कलानौर हाईवे के ऊपर आकर मिलता है। तो बाजार से और यमुनानगर के बीचों बीच जो डीसी ऑफिस के सामने से सड़क है, वहां पर से जो ट्रैफिक आता था उसके ऊपर हमने नियंत्रण कर लिया है, और वो सारा ट्रैफिक जो है बारों बार जाता है। और फिर जो अपना ट्रैफिक पुलिस है या यातायात को सुचारू रखने के लिए जो विभाग हमने बनाया हुआ है वो भी इसमें हमारा काफ़ी सहयोग करता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% नियंत्रण कर लिया गया है, परंतु जो एक बहुत बड़ी समस्या थी उसका समाधान कर लिया गया। मंत्री जी, आपका एरिया में रूरल भी थोड़ा सा पड़ता है, बिजली की क्या स्थिति है? बढ़िया, ठीक है। देखिए, बिजली का एक दौर रहा जिसमें काफ़ी दिक्कत आई, ट्रिपिंग भी चलती रही, और उसका कारण मुख्य रूप से ये था कि गर्मियाँ जो हैं वो 15 दिन एडवांस थी, और 15 दिन एडवांस होने का मतलब है इतने एसी और दूसरे चले के होंगे, उसकी वजह से आई। लेकिन आज की तारीख में बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, हैं? हाँ, 15 दिन दिक्कत रही, लेकिन अब ठीक है, इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई कट नहीं गाँव में? नहीं, कोई कट नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। मदरसों का कोई सरकारी आंकड़ा है हरियाणा? नहीं, अगली बार जब पूछोगे तो फिर ले आऊंगा। मुझे ध्यान नहीं था कि आप पूछोगे। 4,000 करोड़ का जो आपने बताया था ये घोषणा, ये चारों विधानसभा क्षेत्र ये चारों विधानसभा ने अनुमान बताया, मैंने एक विधानसभा की बताई कि 1082, 1100 तो फिक्स है। हाँ, 1082 की मारी थी,
तो कुल मिला के चारों की जो है लगभग 4,000 करोड़ के आसपास की थी। यमुनानगर जिला 4 यमुनानगर जिला जी, ये अनुमान हाँ था। लगभग ये मान लो कि 98% पूरा है। कोई एक दो कहीं बीच में, जैसे हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल है वो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लगभग कंप्लीट है। तो कुछ काम ऐसे हैं जो अभी मान लो 5% या 10% अभी पूरे नहीं है, लेकिन लगभग पूरे हैं।